बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो बेटा लास्ट क्लास के अंदर जो हम चीज़ें डिस्कस कर रहे थे उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था अकाउंटिंग क्या होती है। उसमें मैंने आप लोगों को थोड़ा सा मार्केट्स के बारे में बताया था। उसमें हमने डिस्कस किया बिजनेस क्या होता है, टाइप्स ऑफ बिजनेस क्या होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें बेटा हमने जो है वो लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस की थी। आज बेटा हम स्टार्ट करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, मैनेजरियल अकाउंटिंग क्या होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, इसके यूजेज क्या है, इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो अब इसके अंदर बेटा हमारा जो है वो न्यूमेरिकल पोर्शन भी जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोगों के साथ बेटा मैंने कोर्स आउटलाइन शेयर कर दी है आपके ग्रुप के अंदर। उस आउटलाइन को बेटा हम फॉलो करेंगे और उसी के मुताबिक जो है वो लेक्चर जो है वो हम डिलीवर मैं करूंगा आप लोगों को, और उसी के मुताबिक हम चलेंगे। तो आज की क्लास के बाद यानी इस वीक की जो क्लास होगी इसके बाद मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट दूंगा करने के लिए। वो असाइनमेंट भी आपके इस ग्रुप के अंदर ही शेयर हो जाएगी, और वो असाइनमेंट रिलेटेड होगी जो हमारे जो आज का लेक्चर होगा और जो अगला लेक्चर होगा उसमें जितनी चीजें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा वो उससे रिलेटेड असाइनमेंट होगी। तो वो आप लोगों ने उसको करना है, और आपको पता है बेटा कि जो असाइनमेंट्स होंगे ये आपके मिड टर्म के मार्क्स के अंदर जो है वो इंक्लूड होंगे। तो फर्स्ट असाइनमेंट आपको दी जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले टेल मी बेटा व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है जी? एनीवन इसको इस डेफिनेशन को आपके सामने लिखी हुई है, वैसे आपको बताएं बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है। एनीवन बेटा बोला करें, क्लास पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था। देखिए बेटा अकाउंटिंग मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग जो होती है बेसिकली उसमें हम तीन काम करते हैं। उसके अंदर बेटा हम तीन काम कौन से करते हैं, उसके अंदर हम रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं और समराइजिंग करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन को। ऐसे ही है। और उन ट्रांजैक्शंस के बाद बेटा जब हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो वो आपके पास कौन सी होती है, वो आपके पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग आ जाती है। अब इसी तरह कॉस्ट अकाउंटिंग जो होती है बेटा इसके अंदर भी हम चीजों को रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे और समराइज करेंगे। समराइज करने के बाद बेटा जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है बेसिकली ये आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है रिगार्डिंग द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। आप कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी कि मैं मोबाइल फोन प्रोड्यूस करता हूँ। अब मोबाइल फोन जब आप प्रोड्यूस करेंगे तो बेटा उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की जो है वो कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी, जो कि आज मैं पढ़ाऊंगा अभी किस किस्म की कॉस्ट होती है, कौन कौन सी उसके अंदर फीचर्स होते हैं, कौन सी कॉस्ट को हम डायरेक्ट कॉस्ट कहेंगे, कौन सी कॉस्ट को हम इनडायरेक्ट कॉस्ट कहेंगे। वो सारी की सारी चीजें बेटा हम आज की क्लास के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आप आसान अल्फाज में ये समझ लें कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है बेसिकली ये आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी रिगार्डिंग द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। एक जो आपकी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है, उसके ऊपर कितनी कॉस्ट हमें बियर करनी पड़ी, उसमें सारी की सारी चीजें शामिल होती हैं। उसमें मटेरियल से लेके रॉ मटेरियल से लेके फिनिश्ड गुड्स तक जितने भी एक्सपेंसेस आप इसमें यूज करेंगे वो सारी की सारी कॉस्ट अकाउंटिंग आपको बताएगी। और फिर ये आपको हेल्प आउट करेगी फॉर डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। जब आपने कॉस्टिंग कर ली सारी की सारी तो उस कॉस्टिंग की बेस पे फिर आप ये डिसीजन लेने के काबिल हो जाएंगे कि यार अब इस प्रोडक्ट की हमने प्राइस क्या रखनी है। फॉर एग्जांपल आप एक बॉल पॉइंट प्रोड्यूस करते हैं, तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी फ्रॉम द स्टार्टिंग मटेरियल से लेके उसकी फिनिश्ड गुड्स तक। और उसके बाद जब आप हमारे सामने एक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी देन वी विल डिसाइड द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट। फिर हम उसकी प्राइस को डिसाइड करेंगे। तो बेटा वो जो हम प्राइस डिसाइड करेंगे उसके वहां तक पहुंचने के लिए जो आपको हेल्प आउट करेगा वो आपको हेल्प आउट करेगी कॉस्ट अकाउंटिंग। कैसे हेल्प आउट करेगी वो बेटा मैं आप लोगों को इस पूरे कोर्स के अंदर हम वही सीखेंगे कि कैसे वो आपको हेल्प आउट करेगी। अच्छा, इसके बाद सेकंड आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक हो गया। अब बेटा मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, जिस तरह मैनेजरियल अकाउंटिंग भी होती है, तो ये बेटा ऐसी अकाउंटिंग होती है जो आपको हेल्प आउट करती है इन टेकिंग डिसीजन। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इन्फॉर्मेशन कोई आती है, उस इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर मैंने डिसीजन मेकिंग करनी है। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग मुझे इन्फॉर्मेशन देगी फाइनल अकाउंट्स के बारे में, कॉस्ट अकाउंटिंग मुझे इन्फॉर्मेशन देगी कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट के बारे में। अब ये दोनों इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गई। अब मैंने ये डिसाइड करना है कि प्राइस क्या रखनी है। फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो मैं क्या करूंगा कि वो डाटा जो मुझे इन दो अकाउंटिंग से रिसीव हुआ है उन उन दोनों डाटे को मैं क्या करूंगा उसका एनालिसिस करूंगा और उसके बाद डिसाइड करूंगा कि व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अब जिस तरह हम देखें अगर आप इसकी डेफिनेशन को पढ़ें तो यहाँ पे आपके सामने उसने क्लियरली लिखा हुआ है कि ये क्या होती है कि ये आपको एक नॉलेज प्रोवाइड करती है मैनेजरियल अकाउंटिंग, जो आपको हेल्प आउट करेगी किस मकसद के लिए, मुख्तलिफ किस्म का डिसीजन मेकिंग लेने के लिए। वो प्राइस का डिसीजन मेकिंग भी हो सकता है, वो परचेज का डिसीजन मेकिंग भी हो सकता है, वो मतलब वो एनी काइंड ऑफ डिसीजन जो कि आपकी प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो कोई भी डिसीजन इसमें इंक्लूड किया जा सकता है।
तो दिस इज कॉल्ड, तो बेसिकली जो हम पढ़ेंगे हमारा कॉन्सेप्ट होगा मैनेजरियल अकाउंटिंग, जो हमने डिस्कस करना है, जो हमारा मेन सब्जेक्ट है। उसके अंदर मैं आपको सबसे पहले कॉस्टिंग करना सिखाऊंगा, फिर उस कॉस्टिंग की बेस के ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट, और प्राइसिंग कैसे की जाती है, और मटेरियल कैसे परचेज किया जाता है, मटेरियल को कैसे यूटिलाइज किया जाता है, वहां पे कॉस्टिंग कैसे की जाएगी, जब एक चीज प्रोड्यूस होती है तो वहां पे हमने कॉस्टिंग कैसे करनी है, ये सारी की सारी चीजें जो है ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर इसके अंदर जो हमारे लेक्चर अभी स्टार्ट हुए हैं। जहां पे बेटा आप लोगों को प्रॉब्लम आए, यू कैन आस्क द क्वेश्चन, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं बेटा उसी वक्त। ओके, अगर अब हम देखें बेटा यूजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, अगर आप देखें तो ये मैं चीजें थोड़ी थोड़ी मेन चीजें आपको बता रहा हूँ, आपने इसको रीड कर लेना है। अगर फिर भी कोई चीज में अंडरस्टैंडिंग ना हो तो वो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, अब कॉस्ट अकाउंटिंग का बेटा बेसिक पर्पस क्या होता है? द फर्स्ट पर्पस अगर आप देखें तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैलकुलेट करना, ये आपका बेटा मेन पर्पस होता है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स। देखिए दो तरह की बेटा आपके ऊपर कॉस्ट आती है। एक वो कॉस्ट होती है जो जब आप चीज को प्रोड्यूस करते हैं उसके ऊपर जो आपके अखराजात होते हैं, वो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल क्या है? फॉर एग्जांपल उसके बाद आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं, आप उसको बेचने के लिए लोगों को कमीशन देते हैं, आप उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की अदर चीजें अप्लाई करते हैं, तो वो जो एक्सपेंसेस होंगे वो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स होंगे, यानी इसको बेचने का जो एक्सपेंस होगा। तो ये दोनों एक्सपेंसेस जो है ये आपको कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो प्रोवाइड करेगी, जी हमारा टोटल कितना कॉस्ट पड़ रही है। और याद रखिएगा बेटा, जो हमारी सेल प्राइस होती है उसके अंदर हमने ये सारे के सारे जो कॉस्ट और एक्सपेंसेस हैं इनको कवर करना होता है, कि हम ऐसी प्राइस डिसाइड करेंगे जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी कवर करें और साथ में आपकी सेलिंग प्राइस को भी कवर करें। कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे आगे सिखाऊंगा। ओके बेटा, सेकंड ये आपको हेल्प आउट करती है डिटरमिनिंग द सेलिंग प्राइस। आपने एक चीज प्रोड्यूस कर ली, आप कहते हैं जी 10 रुपए की चीज प्रोड्यूस होगी, अब आप कहते हैं कि यार इसको बेचने के ऊपर 2 रुपीज पर और भी खर्चा आएगा, इसका मतलब वो चीज आपको 12 रुपए की पड़ेगी। 10 रुपए उसको बनाने का, 2 रुपए उसको बेचने का, तो इसका मतलब है कि इन दोनों के बाद जो है वो हम सेलिंग प्राइस डिसाइड करेंगे। अगर आप वैसे ही सेलिंग प्राइस रख लेंगे तो वो भी गलत है, अगर आप बहुत ज्यादा सेलिंग प्राइस रखेंगे तो भी नुकसानदेह है, और अगर बहुत कम सेलिंग प्राइस रखेंगे तो भी नुकसानदेह है। ज्यादा रखने से ये होगा कि मार्केट में आप कम्पीट नहीं कर पाएंगे, कम रखने का आपको ये नुकसान होगा कि आप अपने एक्सपेंसेस को मीट नहीं कर पाएंगे। तो द व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम लेवल ऑफ द सेलिंग प्राइस, तो ये बेटा आपको हेल्प आउट करेगी कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग आपको हेल्प आउट करेगी, जो वो आपको डाटा प्रोवाइड करेगी, जैसा कि मैं आपको सिखाऊंगा। हम सबसे पहले जो इसके अंदर स्टेटमेंट सीखेंगे, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। उसके अंदर हम यही सीखेंगे कि एक चीज बनने से लेके उसके इख्तिताम होने तक टोटल कितना खर्चा आता है, वो सारे का सारा मैं आपको स्टेटमेंट में सिखाऊंगा। देन फिर हम देखेंगे कि जब हमने उस चीज को सेल आउट करना है तो उसके ऊपर हमारे कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं। देन फिर हम डिसाइड करेंगे तो व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो ये बेटा आपको हेल्प आउट करेगी। थर्ड बेटा, इट डिस्क्लोज द प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट एरियाज एंड एक्टिविटी ऑफ द, डेफिनेटली बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग आपको हेल्प आउट करेगी कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हमारे लिए फेवरेबल हैं, कौन कौन सी प्रोडक्ट हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग आपको हेल्प आउट करेगी कौन कौन से डिपार्टमेंट हमारे लिए ठीक है, कौन कौन से डिपार्टमेंट हमारे लिए ठीक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा कॉस्ट पे बन रही है, हमारा मटेरियल बहुत ज्यादा वेस्ट कर रही है, एक मशीन है, तो आपकी जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, जब आप कॉस्टिंग करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार ये प्रोडक्ट मेरे लिए फेवरेबल है, ये प्रोडक्ट मेरे लिए फेवरेबल नहीं है। तो मैं पॉसिबल जो प्रोडक्ट मेरे लिए फेवरेबल है मैं उसको कंटिन्यू रखूंगा, और जो प्रोडक्ट मेरे लिए फेवरेबल नहीं होगी हम उसको डिसकंटिन्यू कर देंगे, मीन दैट उसको हम खत्म कर देंगे। तो नेक्स्ट टाइम हम उसको प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो ये आपको बेटा हेल्प आउट करेगी कि कौन सी प्रोडक्ट आपके लिए प्रॉफिटेबल है और कौन सी प्रॉफिटेबल नहीं है। तो ये वहां भी आपको हेल्प आउट करेगी कॉस्ट अकाउंटिंग। अच्छा, फोर्थ इसका बेटा एडवांटेज है कि इट यूज टू डिसाइड वेदर टू मैन्युफैक्चर और परचेज फॉर द आउटसाइड। डेफिनेटली बेटा ये आपको ये भी हेल्प आउट करने में कोशिश करेगी। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप ये देखना चाह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट अगर मैं खुद बनाऊंगा तो मुझे कितने की पड़ेगी, अगर मैं इसकी आउटसोर्सिंग कर लेता हूँ तो मुझे कितने की पड़ेगी। मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ टेक्सटाइल यूनिट की। फॉर एग्जाम्पल अब मैं एक टेक्सटाइल मैं कपड़ा प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ यार कि अगर मैं डाइंग यूनिट अपना लगाऊंगा तो उसके ऊपर इतना एक्सपेंस आता है, उसके ऊपर मेरे इतने अखराजात होंगे। लेकिन अगर मैं डाइंग जो है वो बाहर से करवा लूँ, आउटसाइड से करवा लूँ, तो मेरा इतना खर्चा आता है। फिर हम कंपैरिजन करेंगे कि डाइंग यूनिट अपना लगाना बेहतर है या डाइंग बाहर से करवाना हमारे लिए सूटेबल होगा। तो बेसिकली कॉस्टिंग, अब यहाँ भी हम कॉस्टिंग कर रहे हैं कि भाई अगर अपना लगाएंगे तो इतना खर्चा आएगा, अगर बाहर से करवाएंगे तो इतना खर्चा आएगा, अपना करवाएंगे तो ये फायदे ये नुकसान आते हैं, बाहर से करवाएंगे तो ये फायदे ये नुकसान आते हैं। और उसके बाद फिर हम डिसीजन लेंगे कि वो चीज जो है वो हमने खुद प्रोड्यूस करनी है या फिर हमने आउटसाइड से प्रोड्यूस करवानी है। तो ये डिसीजन लेने में भी बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग आपको हेल्प आउट करेगी। देखिए मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल आपको और भी देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने जब एडमिशन लेना था तो आपने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज विजिट की होंगी, अब आपने वहां भी कॉस्टिंग की है।
वहां आप लोगों ने क्या कॉस्टिंग की, वहां आप लोगों ने ये कॉस्टिंग की कि अगर मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाता हूँ तो उसकी पर सेमेस्टर फीस इतनी है, अगर मैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाता हूँ तो उसकी पर सेमेस्टर इतनी फीस है, तो क्या मुझे प्राइवेट में जाना चाहिए या मुझे गवर्नमेंट में जाना चाहिए? यानी आपने अपने रिसोर्सेज को देखा, देन यू हैव टू डिसाइड, टेक द डिसीजन कि यार हमें ये यूनिवर्सिटी सूट करेगी, ये यूनिवर्सिटी सूट करेगी। और भी बहुत सी चीजें आपने कंसिडर की होंगी, डेफिनेटली आपके लिए वो एक्सेसिबल है या नहीं है, वहां पे हमें कितना खर्चा पड़ेगा, मुझे हॉस्टल लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा, मेरे घर के करीब, मतलब ये सारी फैक्टर्स भी कॉस्टिंग के अंदर ही आते हैं। तो ये सारी चीजें मद्देनजर रखने के बाद आपने डिसीजन लिया कि मैंने किस यूनिवर्सिटी में जो है वो एडमिशन लेना है। तो सेम इसी तरह बेटा जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, वो आपको हेल्प आउट करती है कि आपने ये डिसाइड करना होता है कि जो चीज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके ऊपर कितनी हमें जो है वो कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है। तो इट हेल्प्स इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लास्ट वन बेटा डेफिनेटली जब आप लोग कॉस्टिंग करते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कि यार ये चीज हमें कॉस्टली क्यों पड़ रही है, फिर हम उसके रीजंस को फाइंड आउट करते हैं। बहुत सारी रीजन हो सकती हैं, मे बी हमारा जो मशीन है वो सही तरह से काम नहीं कर रही, तो हम मशीन को ठीक करवाने की कोशिश करेंगे। मे बी जो हमारे एम्प्लॉइज हैं वो मटेरियल को बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं, तो हम अपने एम्प्लॉइज को जब वो कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। इट मीन दैट बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो हमारे सामने आएंगे जब हम कॉस्टिंग करेंगे, एंड देन फिर हम उन फैक्टर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली जो कॉस्ट अकाउंटिंग है बेटा वो आपको मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन वी टेक सम डिसीजन। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे यूजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। यहाँ तक बेटा कोई प्रॉब्लम डेफिनेशन में और उसके इस्तेमाल में? एनीवन बेटा, एनी कंफ्यूजन? नो सर, नो सर, कोई क्लियर है? प्रॉब्लम। ओके बेटा, क्लियर है। चलें, अब ये जो बेटा आज का लेक्चर है इसके अंदर मैं सारी की सारी आपकी बेसिस बनाऊंगा, तो इसलिए आप लोगों ने बड़े गौर से इस लेक्चर को सुनना भी है, और जहां जहां आपको प्रॉब्लम आएगी वो आपने पूछना भी है, क्योंकि आज के लेक्चर्स के बाद जब मैं आपको न्यूमेरिकल स्टार्ट करवाऊंगा तो यही कॉन्सेप्ट जो होंगे वो न्यूमेरिक्स में यूज होंगे। ओके, अब अगला बेटा हमारे पास है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। कि कॉस्ट के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं बेटा? तीन मेजर एलिमेंट्स होंगे बेटा जो हम यूज करेंगे। एक होगा हमारे पास मटेरियल, एक होगा लेबर, और एक होगा फैक्ट्री ओवरहेड जिसे हम अदर एक्सपेंसेस कहते हैं। ठीक हो गया? मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स, FOH, ये मैं तीन वर्ड यूज कर रहा हूँ। अच्छा, मटेरियल के अंदर, अब मटेरियल क्या होता है बेटा? डेफिनेटली जो प्रोडक्ट के ऊपर आप मटेरियल यूज करते हैं उसको हम मटेरियल कहते हैं। अच्छा, अब इसमें से कुछ मटेरियल डायरेक्ट होगा, कुछ इनडायरेक्ट होगा। इसी तरह लेबर कुछ डायरेक्ट होगी, कुछ इनडायरेक्ट होगी, जो कि नीचे उसने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में एक्सप्लेन किया होगा। तो मैं आपको यहीं पे सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा वन बाय वन, फिर उसके बाद मैं ये नीचे की तरफ करूंगा इसको, तो फिर आप उसको वहां से रीड भी कर सकते हैं। अच्छा, अब बेटा बेसिकली तीन मेजर कैटेगरीज हैं, दोबारा सुन ले, मटेरियल, लेबर एंड FOH, जिसे हम फैक्ट्री ओवरहेड्स कहते हैं। अच्छा, आगे मटेरियल को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, यानी जो हमारी कॉस्ट है उसको हम दो कॉस्ट में डिवाइड करेंगे। एक होती है हमारी डायरेक्ट कॉस्ट और एक होती है हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट। पहले हम कॉस्ट को डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके अंदर मटेरियल, लेबर और FOH को ले आऊंगा मैं। कॉस्ट को बेटा हम दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, एक होगी हमारी डायरेक्ट कॉस्ट और एक होगी इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होगी? हर वो कॉस्ट जो डायरेक्टली आपकी प्रोडक्शन से रिलेटेड होगी वो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट होगी। मैं एग्जांपल भी आपको देता हूँ। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होगी कि वो कॉस्ट तो होगी, कंपनी बियर कर रही होगी, लेकिन उसका डायरेक्टली प्रोडक्ट के साथ लिंक नहीं होगा, लेकिन इट शुड बी इंक्लूडेड इन योर कॉस्ट। इन दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल कॉस्ट आएगी। एग्जांपल देता हूँ मैं आपको पहले, फिर हम उसके बाद मटेरियल के ऊपर आते हैं। अच्छा, अब डायरेक्ट कॉस्ट क्या है? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी कि आप एक कुर्सी बनवा रहे हैं किसी वहां से, अब एक कुर्सी की प्रोडक्शन हो रही है या डाइस की प्रोडक्शन हो रही है, चलो डाइस की एग्जांपल ले लेते हैं। डाइस बना रहे हैं, अब डाइस के ऊपर बेटा जो मटेरियल लगेगा, लकड़ी, वो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट है। जितनी की भी खरीदी, आपने 500 की खरीदी, आपने 1000 की खरीदी, वो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा, उसके बाद वो मिस्त्री जो उसको बना बना रहा है, उसकी आप उसको पे भी कर रहे हो, वेजेस भी पे कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी 1000 रुपये उसको मैं दे रहा हूँ या 500 रुपये उसको दे रहा हूँ, वो भी आपकी डायरेक्ट कॉस्ट है, क्योंकि वो डायरेक्टली उससे रिलेटेड है। अच्छा, अब इनडायरेक्ट कॉस्ट देखिएगा। जिस जगह पे वो बंदा बना रहा है वहां पे लाइटें भी चल रही हैं, जिस जगह पे वो बंदा बना रहा है वहां में भी बाहर कोई आपने पीएन भी रखा हुआ उसको पानी शानी पिलाने के लिए, जिस जगह पे वो प्रोडक्शन कर रहा है मे बी वहां पे कोई क्लरिकल स्टाफ भी हो, जहाँ पे क्लर्क वगैरह भी बैठे हो। अब सैलरीज आप उनको भी तो पे कर रहे हो ना। तो बेसिकली उनके जो एक्सपेंसेस होंगे, उनकी जो कॉस्ट होगी, वो भी हम प्रोडक्ट में ही ऐड करेंगे बेटा, उसके भी हमने कमा के प्रोडक्ट में से उनको पे करना है, लेकिन उन कॉस्ट को हम कैटेगराइज करेंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर। मैं इसकी एग्जांपल आपको और मजीद एक्सप्लेन करता हूँ। अब आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? अब आप मेरे लिए, अब जो यूनिवर्सिटी मुझे सैलरी पे करेगी तो वो डायरेक्ट कॉस्ट है यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि मेरा और आपका डायरेक्ट लिंक है। अब मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे इंटरनेट भी चल रहा है, यहाँ ऊपर लाइट्स भी चल रही हैं, बाहर पीएन भी बैठा है, बाहर क्लर्क भी है, बाहर गार्ड्स भी हैं। वो लोग भी, उनकी सैलरियां भी तो पे की जा रही है ना।
तो वो भी बेटा आपकी प्रोडक्ट में ऐड की जाएंगी, लेकिन उसको हम नाम देंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट का। तो हर वो कॉस्ट जो डायरेक्टली प्रोडक्ट के साथ रिलेट होगी, अब आप मेरे लिए प्रोडक्ट हैं, तो मेरे जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो डायरेक्ट कॉस्ट में आएंगे। लेकिन इसके अलावा जो अदर एक्सपेंसेस जो मैंने बोला, लाइटिंग का खर्चा आ रहा है, नेट का खर्चा आ रहा है, आपके पीएन्स की सैलरीज पे की जा रही हैं, उनके जो खर्चात होंगे बेटा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएंगे, उनको इनडायरेक्ट कॉस्ट के मद में हम लेके आएंगे। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट बेटा? यस सर। चलिए, अब हम इसको कैटेगराइज करते हैं। वो जो तीन मैंने मेजर बेटा कैटेगरीज बोली हैं, एक मैंने बोला मटेरियल, एक बेटा मैंने बोला लेबर, और एक मैंने बोला फैक्ट्री ओवरहेड्स। अच्छा, अब मटेरियल भी बेटा दो तरह की इसमें कॉस्ट आएगी, एक होगी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और एक होगी आपकी इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अच्छा, अब डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या है, उसकी मैंने एग्जांपल आपको बेटा अभी थोड़ी देर पहले दी कि सपोज आप एक डाइस बनवा रहे हैं, उस डाइस के ऊपर जो लकड़ी लग रही है वो डायरेक्ट मटेरियल है, वो डायरेक्टली मटेरियल लग रहा है उसके ऊपर। अच्छा, अब उसमें इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है बेटा? उसमें इनडायरेक्ट मटेरियल ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल उसमें कुछ 10-12 नेल्स लगने हैं, उसमें थोड़ा सा ग्लू यूज होना है जिसमें जिसके जरिए उसमें चिपकना है, फिटिंग होनी है उसके ऊपर। अब वो भी प्रोडक्ट का हिस्सा बन जाएगी, लेकिन बेटा वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी। अब फॉर एग्जांपल आपने 500 के नेल्स मंगवाए, मतलब वो जो कील जिसे हम कहते हैं, आपने वो मंगवाए, वो आपने को 40-50 प्रोडक्ट्स के अंदर वो कील यूज कर लिए, तो बड़ा माइनर सा पोर्शन होता है, हम उसको भी इंक्लूड करेंगे, उसकी कॉस्ट को भी इंक्लूड करेंगे, लेकिन दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मटेरियल। वो हमारा डायरेक्ट मटेरियल नहीं होगा, सपोर्टिंग के लिए होगा, लेकिन वो हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल होगा। इसी तरह लेबर की बेटा दो दो तरह की होंगी, एक होगी डायरेक्ट लेबर और एक होगी इनडायरेक्ट लेबर। जिस तरह मैं, अगर मेरी सैलरी की बात करेंगे, आप मेरे लिए प्रोडक्ट हैं, तो मेरी जो सैलरी होगी वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी। इसके अलावा जो पीएन्स को पे किया जाएगा, जो गार्ड्स को पे किया जाएगा, जो क्लर्क को पे किया जाएगा, उनकी जो सैलरीज होगी उसको हम इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में लिखेंगे। सैलरी मेरी भी शामिल है, सैलरी उनकी भी शामिल है। फर्क सिर्फ ये है कि इन दोनों की सैलरीज को हम प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे, लेकिन कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं आगे आपको फॉर्मूलाज में सिखाऊंगा। अगर हम बात करें ना टोटल कॉस्ट क्या है, तो बेटा फॉर्मूला सिंपल है टोटल कॉस्ट का, डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो अब मैं बता रहा हूँ कि डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट मटेरियल हो सकता है और इनडायरेक्ट मटेरियल हो सकता है। डायरेक्ट लेबर के अंदर इसी तरह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंदर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो सकती है और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो सकती है। फैक्ट्री ओवरहेड्स बेटा क्या होता है? हर वो एक्सपेंस जो आपका फैक्ट्री से रिलेटेड होगा, और ये फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं बेटा, ये सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, याद रखिएगा। ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं ना वो आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएंगे। इसमें फॉर एग्जांपल आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हैं, रेंट ऑफ द बिल्डिंग हो गया, आपकी जो एम्प्लॉयज की सैलरीज हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड एम्प्लॉयज नहीं है, वो आपकी मुख्तलिफ अदर जो एक्सपेंसेस हैं जो कि कंपनी पे कर रही है, वो सारे के सारे बेटा आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर आएंगे। तो मैं आपके साथ एक डॉक्यूमेंट भी शेयर करूंगा, उस डॉक्यूमेंट के अंदर कैटेगरीज बनी होंगी कि ये एक्सपेंसेस हमारे डायरेक्ट मटेरियल में आते हैं, ये एक्सपेंसेस हमारे इनडायरेक्ट मटेरियल में आते हैं, ये एक्सपेंसेस हमारे डायरेक्ट लेबर में आएंगे, और ये एक्सपेंसेस हमारे इनडायरेक्ट लेबर में आएंगे। और एफओएच में कौन कौन से हैं वो भी उसके अंदर मेंशन होंगे। लेकिन आपका कॉन्सेप्ट बेटा क्लियर होना चाहिए कि ऑल द इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होती हैं वो सारी की सारी उसको हम फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर लिखते हैं। अंडरस्टैंड बेटा? समझ आ गई बेटा? यस सर। ओके। अच्छा, अब आगे देखिए बेटा, ये सारे के सारे जो मैंने भी एक्सप्लेन किया, ये मैं आपके सामने थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूँ। तो ये मेरे ख्याल मैंने शेयर कर दिया वो आप लोगों के साथ, ये डॉक्यूमेंट भी। अगर नहीं भी शेयर हुआ तो ये मैं आपको दोबारा शेयर कर दूंगा। ये जो नोट्स मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ये बेसिकली बुक ही है, उस बुक में से मैं आपको चीजें पढ़ा रहा हूँ जो कि बहुत अच्छे तरीके से उसको कैटेगराइज किया हुआ है इस बुक के अंदर। अच्छा बेटा, ये डायरेक्ट कॉस्ट होती है। अब देखिए उसने डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या होती है, जो मैंने आपको भी बताया थोड़ी देर पहले। इसी तरह बेटा उसने डायरेक्ट मटेरियल के अंदर उसने डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। और अदर डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट, हर वो कॉस्ट जो मैंने बोला डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड होगी, वो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आ जाएंगी। इसी तरह बेटा उसने आपको इनडायरेक्ट कॉस्ट, जिसके अंदर आपकी इनडायरेक्ट लेबर आ जाएगी और इनडायरेक्ट आपके पास एफओएच आ जाएंगे आपके सारे के सारे। जी बेटा, पहले तो आपने ये कॉन्सेप्ट समझने के ये क्या होते हैं। अब आपको मैं थोड़ा सा बेटा न्यूमेरिकल की तरफ लेके जाऊंगा, कुछ फार्मूलाज अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपके साथ, और फिर उन फार्मूलाज की हम अभी थोड़ी देर में प्रैक्टिस भी करेंगे, और उनके कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपके सामने आएंगे। आप लोगों ने अपने बेटा रजिस्टर्स और जो है वो पेंसिल्स वगैरह अपने पास रखेंगे, कैलकुलेटर अपने पास रखेंगे। मैं कुछ डाटा शो करूंगा, आप उस डाटे को सॉल्व करके मुझे अभी उसका आंसर भी बताएंगे साथ साथ, ठीक है। तो अब से जितनी भी हमारी क्लासेस हुआ करेंगी उसमें आप लोगों के पास रजिस्टर, पेंसिल और कैलकुलेटर आपके पास लाजमी होना चाहिए। किसी भी वक्त मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद साथ से उसका न्यूमेरिकल ओपन कर दूंगा, आप उस डाटे को पढ़ोगे और उस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करोगे। ओके बेटा, अब हम कुछ फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे।
ये मैंने आपको बता दिया डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, ये सारे के सारे आपके पास आ गया। ओके बेटा, पहला फार्मूला। और बेसिकली ये जो फार्मूलाज होंगे बेटा ये हम यूज करेंगे। ये फार्मूलाज अभी मैं आपको बता जरूर रहा हूँ, लेकिन अभी हम एक टॉपिक पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट, सीजीएस स्टेटमेंट जिसे हम कहते हैं। उसके अंदर ये तीनों फार्मूलाज आएंगे और वहां मैं आपको बताऊंगा कि ये तीन पोर्शन होते हैं बेसिकली उस चीज के। लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इस वजह से मैं आपको यहाँ पे ये तीनों फार्मूलाज अभी सिर्फ बता रहा हूँ। आपने इसको नोट कर लेना है, इसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करेंगे, वहां पे भी जाके दोबारा सीजीएस में भी जाके दोबारा डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, सबसे पहले होता है प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट का बेटा फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस अदर डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट इफ गिवन। इफ गिवन का मतलब है कि अगर वो गिवन हो तो। अदरवाइज बेटा जो प्राइम कॉस्ट का कॉमन फॉर्मूला है वो ये है कि डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को आप दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे तो जो आंसर निकलेगा दैट आंसर इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी डाइस बनाने पे जो लकड़ी लगी है वो 500 की लगी, तो आपने डायरेक्ट मटेरियल में लिख देना 500। अच्छा, डायरेक्ट लेबर क्या है, उस बंदे को बनाने के लिए जो मैंने दिहाड़ी दी वो 1000 रुपया दी, मतलब उसको मैंने जो वेजेस पे की वो 1000 रुपया पे की। तो 500 प्लस 1000 दोनों को आप प्लस करेंगे तो द आंसर इज 1500 एंड दैट 1500 इज कॉल्ड योर प्राइम कॉस्ट। उसको बेटा हम नाम देंगे किस चीज का, प्राइम कॉस्ट का नाम देंगे। अंडरस्टैंड बेटा? ये छोटे छोटे यस सर। फॉर्मूलाज बेटा यस सर। ये याद रखने हैं और इसकी हमने प्रैक्टिस करनी है प्रॉपर। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी एक स्टेटमेंट अभी आएगी, उस स्टेटमेंट के अंदर वो जब बाज दफा पेपर के अंदर वो पूरी की पूरी स्टेटमेंट बनाने के लिए भी आ सकती है। बाज दफा सिर्फ मैं आपसे पूछूंगी कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट, दैट्स इट। पूरे क्वेश्चन के अंदर से सिर्फ आपने ये दो चीजें ढूंढनी होंगी कि डायरेक्ट मटेरियल कितना गिवन है, डायरेक्ट लेबर कितनी गिवन है, और आपने उन दोनों आंसर्स को जो है वो आपने प्लस करके जो है वो आपने ऐड कर लेना आंसर। ओके, अब आ जाते हैं बेटा टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, सेकंड फॉर्मूला। अच्छा, अब प्राइम कॉस्ट आपकी आई थी 1500, अभी उसी एग्जांपल को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ जो हम अभी पढ़ रहे थे कि 1500 जो आई थी वो आपकी प्राइम कॉस्ट आई थी। अच्छा, अब इसका फार्मूला क्या है बेटा, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स में मैंने आपको बताया कि बिजली का बिल हो सकता है, रेंट हो सकता है, रेंट ऑफ द बिल्डिंग हो सकता है, अदर छोटे मोटे एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री से रिलेटेड होंगे वो आपको गिवन होंगे। अब आपने क्या करना है, आपने जो प्राइम कॉस्ट पीछे निकाली थी उसमें आपने ऐड कर देना है फैक्ट्री ओवरहेड, और फैक्ट्री ओवरहेड को बेटा हम शॉर्टकट में लिखते हैं FOH। अब जब आप इसमें प्राइम कॉस्ट में आप FOH को ऐड करेंगे तो बेटा जो आंसर निकलेगा दैट आंसर इज कॉल्ड टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक हो गया? अब फॉर एग्जांपल मैं आपको क्वेश्चन में कहूं जी कि कैलकुलेट द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, तो अब आपने क्या करना होता है, आपने प्राइम कॉस्ट में ऐड करना होता है फैक्ट्री ओवरहेड जो आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। अगर गिवन नहीं होंगे तो आपको डाटा गिवन होगा, आपने उसमें से फाइंड करना होता है कि इसमें से कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड है, तो उसके मुताबिक फिर आपने उसको कैलकुलेट करके जो है वो आंसर निकालना होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट का फार्मूला क्या है, तो आपका आंसर होगा प्राइम कॉस्ट प्लस FOH। ओके बेटा, कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट को बेटा फार्मूला होता है कि सिर्फ डायरेक्ट लेबर में FOH को ऐड करना। देखें, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट और कन्वर्जन कॉस्ट में फर्क है। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट में प्राइम कॉस्ट की प्राइम कॉस्ट आ रही है, और प्राइम कॉस्ट में मटेरियल भी शामिल है और लेबर भी शामिल है, जबकि कन्वर्जन कॉस्ट में सिर्फ और सिर्फ लेबर शामिल है और FOH शामिल है। यानी आप इसको आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट होती है इसमें मटेरियल, लेबर और FOH, देखो इसका नाम ही टोटल प्रोडक्शन है। टोटल प्रोडक्शन का मतलब टोटल कितना खर्चा हुआ आसान अल्फाज के अंदर। और कन्वर्जन कॉस्ट में सिर्फ और सिर्फ आएगी कि डायरेक्ट लेबर के अंदर आपने FOH को ऐड करना है। तो जो आपके पास आंसर निकलेगा दैट आंसर इज कॉल्ड कन्वर्जन कॉस्ट। तो आपको बेटा मैं आप ये भी बता सकता हूँ कि जब भी आप लोगों ने को क्वेश्चन आएगा तो लाजमी नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएगा। मैं फॉर एग्जांपल आपको MCQs दे देता हूँ पेपर में, मैं कहता हूँ इतना लेबर है, इतना मटेरियल है, इतना FOH है, बताएं कन्वर्जन कॉस्ट क्या है, तो आपने उनमें से दो वैल्यूज को ऐड करके नीचे आंसर गिवन होंगे, आपने उसमें से टिक कर देना आंसर। तो ये बेटा पहले हमारे तीन फॉर्मूलाज है। द फर्स्ट वन इज प्राइम कॉस्ट, सेकंड वन इज टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट एंड थर्ड वन इज कन्वर्जन कॉस्ट। ये आप नोट कर लें, अगर नोट करना है आपके सामने ये ओपन है, अभी इसको लिख लें। मैं अभी आपके सामने नीचे एक्सरसाइज में जाके एक छोटा सा क्वेश्चन ओपन करने लगा हूँ, उस क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व करेंगे, देन फिर हम कॉस्ट बिहेवियर की तरफ चलेंगे हमारे टॉपिक जो है। ठीक है, क्योंकि अब आपकी जो वीडियो का टाइम है वो भी तकरीबन एंड होने वाला है, तो मुझे दोबारा ज्वाइन करेंगे इसी वक्त। मैं आपके सामने साथ ही बेटा इसके नीचे लेके जा रहा हूँ, इसकी बुक के एंड के ऊपर, इसी के अंदर बेटा आपके सामने ये देखें क्वेश्चंस गिवन होंगे छोटे छोटे से।
न्यूमेरिकल टाइप। तो वो आपने कोशिश ये करनी है कि जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ करे, आपने इसके एंड के ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल्स गिवन होंगे, आपने वो न्यूमेरिकल्स बेटा लाजमी सॉल्व करने हैं। ये आपको पेपर में भी हेल्प आउट करेंगे, ये पेपर में आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए ये फॉर्मूला अभी आप नोट कर लें। अभी हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा आगे फर्दर लेके चलते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा पहले इसको ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, थोड़ी सी मैं टर्मिनोलॉजीज आपको और पहले पढ़ा दूं, उसके बाद फिर मैं ओपन करता हूं उस एग्जांपल को, और उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व करते हैं। ओके बेटा, कॉस्ट बिहेवियर को हम डिस्कस करेंगे बेटा कि कौन कौन सी ऐसी कॉस्ट हैं जो कि आप बेसिकली यूज करते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपके पास फिक्स कॉस्ट होती हैं, कुछ कॉस्ट आपके पास वेरिएबल कॉस्ट होती हैं, प्राइम कॉस्ट होती हैं, बहुत सारी बेटा कॉस्ट की एग्जांपल्स आएंगी। तो बेसिकली मैं इसमें से जो मेन मेन इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं बेटा वो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन, और जो जो चीज बेटा आपको समझ नहीं आएगी वो आप लोगों ने मुझसे पूछ लेना है। सबसे पहले बेटा हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट क्या होती है? बाय बिहेवियर, यानी बिहेवियर वाइज जो है कॉस्ट को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक हम बोलते हैं फिक्स कॉस्ट और एक को हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। जी बेटा, क्या फर्क होता है फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट? बड़ा कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, ये पहले पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। फिक्स्ड सर रहती है फिक्स वेरिएबल। वन बाई वन बेटा, वन बाई सर वन। सर फिक्स कॉस्ट वो होती है जो हमें हर महीने महीने या साल के बाद फिक्स पे करनी होती है, ओके, और वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो फिक्स नहीं होती, कभी वो खर्चा हो जाता है कभी नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है। अ, मैं इसको बेटा आसान अल्फाज में आपके सामने अगर एक्सप्लेन करूं, ये देखें, फिक्स फिक्स कॉस्ट बेटा वो कॉस्ट होती है दैट विल ऑलवेज रिमेन फिक्स। ठीक है, उसने हमेशा फिक्स रहना है, वो चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं यार कि मैं मंथली रेंट पे कर रहा हूँ 1000, ठीक है, अब आप मंथली तौर पे 1000 पे कर रहे हैं, 3 साल तक आपने एग्रीमेंट कर ली, तो आपने 3 साल तक वो पे करना है, तो वो आपके लिए फिक्स कॉस्ट है। जबकि जो वेरिएबल कॉस्ट है बेटा, ये वेरी करेगी विद द यू कैन से दैट कि विद योर एक्शन, आपके एक्शंस के साथ ये वेरी करेगी। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी कि मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो मैं मटेरियल की बात कर लेता हूँ कि मैं यार पहले मैं 10 बॉल पॉइंट्स बनाता था, आज मैंने 20 की प्रोडक्शन करनी है। अब जैसे ही आप उसकी प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, आपको मटेरियल ज्यादा चाहिए होगा, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। फिक्स कॉस्ट रिमेन्स फिक्स, बेटा याद रखिएगा। अच्छा, अब यहाँ मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको दूंगा, अब देखें वो कॉन्सेप्ट ये है। आप चाइना से बेटा को खिलौना वगैरह खरीदते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल 100 रुपए का आपने खरीदा। अब देखिए वो चाइना से खिलौना चला, चाइना से चलते चलते वो पाकिस्तान तक पहुंचा, हम तक पहुंचा वो 100 रुपए में। अब पहले किसी ने इंपोर्ट किया होगा, उसने भी प्रॉफिट कमाया, उसने फिर आगे रिटेलर को दिया, डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, उसने भी प्रॉफिट कमाया, डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे शॉपकीपर को दिया, उसने भी प्रॉफिट कमाया, शॉपकीपर ने बेटा आगे फिर हमें प्रोवाइड किया 100 रुपए में, उस शॉपकीपर का भी प्रॉफिट बीच में शामिल है। स्टिल वो हमें इतना सस्ता पड़ता है। वाई? क्यों इतनी सस्ती पड़ती है बेटा हमें चाइना की चीजें? क्या आपके माइंड में क्या चीज आती है कि किस तरह से वो अपनी कॉस्टिंग को कंट्रोल करते हैं? लेकिन एक चीज चाइना से चल के पाकिस्तान तक पहुंची है, तो वो इतनी सस्ती हमें पड़ रही है, उसके पीछे क्या रीजन हो सकती है? सर वो चीज चाइना में सस्ती होगी। नहीं, चाइना में सस्ती होगी, चलिए मैं इसकी एग्जांपल आपको ये दे देता हूँ कि पाकिस्तान में वही मशीन पाकिस्तान के अंदर भी है, वही मशीन चाइना के अंदर भी है। चाइना भी उसी मशीन से प्रोडक्शन कर रहा है, पाकिस्तान भी उसी मशीन से प्रोडक्शन कर रहा है, फिर भी चाइना की चीज हमें सस्ती पड़ रही है। वाई? चले मैं कहता हूँ बाकी फैक्टर भी सेम है, उसकी बेटा रीजन ये है, मैं उसकी जी मैं आपको उसकी रीजन सर बताता हूँ। करेंसी जी हम बात बोलो बेटा। सर करेंसी का फर्क हो सकता है। मैंने कहा हर चीज करेंसी बीच में इग्नोर कर दें। अगर देखा जाए तो हमारी करेंसी तो माशाल्लाह चाइना से भी नीचे चली गई है, फिर भी वो चीज हमें सस्ती पड़ रही है। हमारी पैसे की जो वैल्यू है वो तो वैसे भी मजीद कम होती जा रही है वक्त के साथ साथ। तो सर उनकी प्रोडक्शन ज्यादा होगी ना? प्रोडक्शन ज्यादा होगी। अब इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया प्रोडक्शन का, अब प्रोडक्शन ज्यादा होगी, इससे हमें प्रोडक्शन ज्यादा करने से उनको चीज सस्ती कैसे पड़ती है, वो कॉन्सेप्ट मैं भी आपको दूंगा कि वो किस तरह से अपने प्रोडक्शन के जरिए जो है वो चीजों को सस्ता कर लेते हैं, और वो इतनी सस्ती पड़ती है कि जब वो पाकिस्तान के अंदर भी आती है तो हम बहुत कम कीमत में उसको परचेज कर रहे होते हैं। ये कॉन्सेप्ट बेटा मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा, मुझे ज्वाइन करें, अभी हमारी वीडियो एंड हो रही है, क्योंकि जब मैं बात शुरू करूंगा तो बीच में ये खत्म हो जानी है, तो मैं बात पे शुरू से दोबारा मुझे स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, आप मुझे दोबारा ज्वाइन करें बेटा, यहीं से स्टार्ट करते हैं फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट से।